गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का टॉपिक है हम लोग का बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया बीपीएच। ये डायग्राम को देखिए, ये नॉर्मल प्रोस्टेट है। ये नॉर्मल प्रोस्टेट का साइज है और ये इनलार्ज प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो गया है। यही है बीपीएच। और ये बेनाइन होता है। ये जो प्रोस्टेट इनलार्ज करता है ये बेनाइन होता है। कैंसर सेल्स पता है आप लोगों की दो टाइप का होता है, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। तो ये बेनाइन में क्या होता है, बेनाइन स्प्रेड नहीं करता है बट मैलिग्नेंट पूरे बॉडी में स्प्रेड करता है। तो ये जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है ये बेनाइन है, ये पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं करेगा, ये प्रोस्टेट तक ही ये स्प्रेड रहेगा। इनलार्ज है सो प्रोस्टेट में ही रहेगा। इंट्रोडक्शन। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया इज बेनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का बेनाइन इनलार्जमेंट है और ये ज्यादातर 50 इयर्स से ओल्ड एज के जो पेशेंट्स है, मतलब 50 इयर्स एवं जो एज ग्रुप के पर्सन्स है उनमें ये ज्यादा कॉमन है। और प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होने की वजह से ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से यूरिन आउटफ्लो जो है वो कम हो जाता है। इस कंडीशन को बीपीएच बोलते हैं या बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, और ये सबसे कॉमन यूरोलॉजिक प्रॉब्लम है मेल एडल्ट्स में। Definition. It is a non-cancerous enlargement of prostate, which is a small gland that encircles the urethra in males and produces a fluid that makes part of a semen. प्रोस्टेट ग्लैंड में सीमेन प्रोड्यूस करता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। ये नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट है, ये कैंसरस सेल्स नहीं होता है। और इनलार्ज होने की वजह से ये नोड्यूल्स फॉर्म करता है और ये इनलार्ज होने की वजह से ब्लैडर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो यूरिन का जो फ्लो है यूरेथ्रा में वो अच्छे से नहीं हो पाता है। नाउ एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। तो एग्जैक्ट कॉज जो है इसका ये अननोन है, लेकिन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसका थोड़ा नोन कॉज में है कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है। डाईहाइड्रोटेस्टेरोन हार्मोन जो है ये मेल जेनेटेलिया का डिफरेंशिएशन के लिए हार्मोन्स का ये है, और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फेशियल हेयर, बॉडी में हेयर, प्यूबिक हेयर और ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट के लिए ये हार्मोन नीडेड होता है। डीटीएच, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। रिस्क फैक्टर में है एजिंग, जैसे जैसे पर्सन का एज बढ़ेगा पीबीएच का रिस्क भी इंक्रीज करेगा। हेरिडिटी, जेनेटिक है, एंड इफेक्ट्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अगर पहले से कोई इन्फ्लामेशन है यूरिनरी ट्रैक्ट में तो उसकी वजह से भी प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो सकता है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी। तो जो भी कॉज है, कॉज की वजह, जो भी एटियोलॉजिकल कॉज है उसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होगा, और इसकी वजह से फाइब्रस कैप्सूल जो है प्रोस्टेट का वो थिक होगा और स्पॉन्जी होगा। जैसे जैसे इनलार्जमेंट होगा फाइब्रस कैप्सूल जो प्रोस्टेट का है वो थिक होते जाएगा और स्पॉन्जी होते जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि ये ब्लैडर के नेक को प्रेस करता है, और इसकी वजह से ब्लैडर का नेक को प्रेस करेगा तो कंटिन्यूअस यूरिन का ड्रिबलिंग होते रहेगा, और यूरेथ्रा को अगर प्रेस करता है तो उसकी वजह से ब्लैडर जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पाता है। और प्रोलॉन्ग्ड, अगर लॉन्ग टाइम तक अगर वाटर रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन होगा, यूरिन अगर आउटपुट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा जो कि यूटीआई कॉज करेगा। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या सिम्टम्स दिखेगा। तो पहला है पुअर ब्लैडर एम्प्टिंग, ब्लैडर अच्छे से एम्प्टी नहीं होगा जिसकी वजह से ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, यूरिन जो है कंटिन्यूअस थोड़ा ड्रॉप्स में यूरिन आते रहेगा।
पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेंगे कि यूरिन पास करने मतलब दिन भर यूरिन थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स में आता रहता है, जिसकी वजह से जो इनर गारमेंट्स है वो हमेशा वेट रहेगा, भीगा हुआ रहेगा। नेक्स्ट यूरिनरी रिटेंशन, ब्लैडर को प्रेस कर रहा है तो यूरिन रिटेन हो रहा है, नहीं निकल पा रहा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। यूटीआई अभी बताया, प्रोलॉन्ग्ड, अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा प्रोलॉन्ग टाइम तक तो उसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। हीमाचूरिया, यूरिन आउटपुट, यूरिन पास करते वक्त में ब्लड आएगा। रीनल इनसफिशिएंसी, किडनीज अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा। ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लैडर जहां से नहीं बाद में ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लैडर का आउटलेट को प्रेस करेगा ब्लैडर के नेक को, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यूरिन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा क्योंकि कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा है, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। और नेक्स्ट है नॉक्चुरिया, रात में भी यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा क्योंकि एम्प्टी नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग हो रहा है और रात में यूरिन आउटपुट, यूरिन को पास करने का अर्थ ज्यादा होगा। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा। एनोरेक्सिया एंड इंटरप्शन इन यूरिनरी स्ट्रीम, यूरिनरी जब यूरिन पास करने जाएंगे पेशेंट तो उनका जो स्ट्रीम है, यूरिन जो स्ट्रेट से फ्लो कर रहा है वो इंटरप्टेड होगा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में हम लोग सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, वो भी कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री लेंगे जिसमें कि हम लोग फोकस करेंगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट पे फोकस करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट का कुछ प्रीवियसली सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है या फिर किसी तरह का यूरो सर्जरी हुआ है, यूटीआई, डायबिटीज, यूरिनरी स्ट्रक्चर। यूरिनरी स्ट्रक्चर में होता है कि यूरिन जो है वो नैरो हो जाता है, यूरेथ्रा जो है वो नैरो हो जाएगा, या फिर किसी तरह का मेडिकेशंस चल रहा है पेशेंट को, जैसे कि मेडिकेशंस में हो जाएगा, जैसे अगर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स चल रहा है जो है तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स चलेगा तो उसकी वजह से ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ता है, तो उसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। तो इस तरह का डिटेल पूरा हिस्ट्री लेना कि कोई पेशेंट किसी तरह का करंट में मेडिकेशंस किसी टाइप का ले रहा है कि नहीं ले रहा है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग स्पेशली हेड टू टू एग्जामिनेशन तो करेंगे ही, उसके साथ साथ स्पेशली फोकस करेंगे एब्डोमिनल रीजन पे और प्रोस्टेट को डायग्नोस करेंगे, प्रोस्टेट और रेक्टल मैलिग्नेंसी को, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज है कि नहीं या किसी तरह का रेक्टल मैलिग्नेंसी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस में हम लोग देखते हैं यूरिन को एनालाइज करेंगे ताकि यूटीआई को डायग्नोस करने के लिए, हीमाचूरिया देखने के लिए यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे इसमें। नेक्स्ट है सीरम क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन अगर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज मिलेगा, अगर इसका रीजन होगा रीनल इनसफिशिएंसी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से किडनी से पूरा वेस्ट एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से सीरम क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट सेरोलॉजिकल टेस्ट में पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है ये डायग्नोस्टिक है टू रूल आउट प्रोस्टेट कैंसर। अगर पीएसए का लेवल मोर देन 4.4 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा अगर मिलता है तो वो कंफर्म डायग्नोसिस है कि पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर है। पीएसए का लेवल अगर 4 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा मिलता है तो इसीलिए हम लोग पीएसए टेस्ट करते हैं, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है टू रूल आउट प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट यूरेथ्रा सिस्टोस्कोपी, यूरेथ्रा सिस्टोस्कोपी में हम लोग इंडोस्कोपी के थ्रू विजुअलाइज करेंगे यूरेथ्रा को कि किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है और किस रीजन में ऑब्स्ट्रक्शन है उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट आईवी के थ्रू कॉन्ट्रास्ट को डालते हैं और किडनीज का एक्सरे लेते हैं, किडनीज यूरेटर का एक्सरे लेते हैं। मेनली इसमें करिए किडनीज, यूरेटर एंड ब्लैडर, इसको चेक करते हैं कि इसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं और ये एक्सरे के थ्रू डायग्नोस होगा। नेक्स्ट है प्रोस्टेट बायोप्सी,
प्रोस्टेट का टिश्यू का बायोप्सी चेक करेंगे कि टू रूल आउट प्रोस्टेट कैंसर, एंड ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड यूएसटी करते हैं थ्रू द रेक्टम, रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करके यूएसटी करेंगे। नाउ कॉम्प्लिकेशंस, ब्लैडर स्टोन, यूटीआई, ब्लैडर डिकम्पेंसेशन, ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होगा, उसकी वजह से डिकम्पेंसेट करता है। नेक्स्ट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, हीमाचूरिया एंड एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। मैनेजमेंट 5 टाइप्स का होगा, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड होम रेमेडीज, एंड लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिकेशंस देंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरी से ट्रीट करेंगे, मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी में अगर मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो रहा है और पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहता है या फिर सर्जरी से मार्क रह जाएगा तो उसके लिए मिनिमम इन्वेसिव थेरेपी, जिसमें कि बहुत कम इन्वेसिव होगा, ज्यादा कट नहीं होगा, और उसको ट्रीट करेंगे कॉज को। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस एंड होम रेमेडीज, और लास्ट हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। तो पहला है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि कारण क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन का सीवियरिटी क्या है और पेशेंट का कंडीशन क्या है। पहला होता है अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, इसमें आता है टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फूजोसिन। इसका काम है ये ब्लैडर में ब्लैडर का प्रोस्टेट ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है और ब्लैडर नेक को इम्प्रूव करता है कि यूरिन का फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, इसका काम है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो मसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करता है, इनहिबिट करता है, और ब्लैडर का नेक को स्टिमुलेट करता है कि यूरिन का फ्लो रेट को बढ़ाए। नेक्स्ट है 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर, इसमें आता है फिनास्टेराइड, जिसका ट्रेड नेम है प्रोस्कार, ड्यूटास्टेराइड, एवोडाट। ये काम करता है मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन को डीटीएच हार्मोन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये उसका कन्वर्शन को ब्लॉक कर देता है। जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो है वो डीएचटी हार्मोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन में जो कन्वर्ट होता है उसका ये कन्वर्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से अगर डीटीएच हार्मोन का लेवल कम रहेगा तो उसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कन्वर्ट होने से रोकता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज जो है वो रिड्यूस होता है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, पहला है TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांस यूरेथ्रा के थ्रू प्रोस्टेट को कट करके उसको दोबारा उसको एनास्टोमोज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, रेट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं थ्रू द पेनिस के टिप के साथ इंसर्ट करके उसको यूरेथ्रा तक ले जाते हैं, और अगर कोई भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको इलेक्ट्रोकॉटरी के थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट में। नेक्स्ट है सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, सुप्राप्यूबिक मींस प्यूबिस एरिया के ऊपर में, लोअर एब्डोमेन में इंसिजन देते हैं और इंसिजन के थ्रू प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं। सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, लोअर एब्डोमेन रीजन में सुप्राप्यूबिक मींस एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल रीजन, प्यूबिस से सिम्फाइसिस प्यूबिस से जस्ट ऊपर रीजन में इंसिजन देके प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। नेक्स्ट है रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी में एब्डोमेन का वॉल में इंसिजन देके प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं। एंड थर्ड है पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी, पेरिनियम रीजन से जाके इंसिजन देते हैं और प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं। ठीक है, पेरिनियल रीजन मींस स्ट्रोटम और एनल रीजन के बीच में से इंसिजन देते हैं और प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं। एनल और स्ट्रोटम के बीच में से पेरिनियल रीजन को इंसीज करते हैं और प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं। एंड लास्ट ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट। ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट में यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट
ये इंसिजन देते हैं प्रोस्टेट में और उसके थ्रू यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट, और वहां पे जो ब्लैडर का ओपनिंग के पास जो भी मसल्स इनलार्ज है उसको कट करके उसको रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिन आउटपुट जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, जो यूरिन स्टोर हो रहा था ब्लैडर में, जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरेथ्रा के थ्रू नहीं रिलीज हो पा रहा था, वो ऑब्स्ट्रक्शन हट जाता है। नाउ मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी नाम ही है कि बहुत मिनिमम इसमें इंसिजन होता है, बहुत स्मॉल कट होता है और उससे ट्रीट करते हैं। इसमें पहला है ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन। ये लो लेवल रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करके इसको हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से बहुत लो लेवल में रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि प्रोस्टेट टिश्यू को, जो इनलार्ज प्रोस्टेट टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। निडल प्लेस करते, कैथेटर के थ्रू निडल जो है वो प्रोस्टेट में इंसर्ट करते हैं और वहां पे रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हीट प्रोड्यूस करके जो एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट है उसको रिमूव करते हैं। ये है ट्रांसयूरेथ्रल निडल एब्लेशन। नेक्स्ट है माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी। माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी जो है, ये माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, कैथेटर के थ्रू इंसर्ट करते हैं यूरेथ्रा में, ठीक है। पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा में कैथेटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें माइक्रोवेव्स को पास करते हैं और जो प्रोस्टेट जो इनलार्ज है प्रोस्टेट टिश्यू और ग्लैंड उसको रिड्यूस करते हैं। थर्ड है ट्रांसयूरेथ्रल लेजर रिसेक्शन। इसमें लेजर के थ्रू लेजर गाइडेड ये है, इसमें यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हैं कैथेटर को और प्रोस्टेट टिश्यू को रिमूव करते हैं और इसको कट करते हैं। नेक्स्ट, हाई एनर्जी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। इसमें अल्ट्रासाउंड प्रोब को इंसर्ट करते हैं थ्रू द रेक्टम और अल्ट्रासाउंड एनर्जी जो है उसको यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड एनर्जी मींस अल्ट्रासाउंड का जो हीट है उसको यूज करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, प्रोस्टेट स्टेंट। प्रोस्टेट में जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लॉकेज होता है, उसमें स्टेंट को डालते हैं, ठीक है। जैसे कार्डियक में स्टेंट यूज करते हैं, सेम उसी तरह प्रोस्टेट में भी स्टेंट यूज करेंगे। यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं और जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पे जाके, जहाँ पे ब्लॉकेज है वहां पे जाके इसका बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, बलून को फुला देते हैं, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, बलून यूरेथ्रोप्लास्टी। सेम है, इसी तरह से करते हैं। एक बलून जो है, स्मॉल बलून जो है उसको एक कैथेटर के साथ इंसर्ट करते हैं पेनिस के थ्रू, ठीक है। यूरेथ्रा में पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा में कैथेटर इंसर्ट करते हैं और उसमें बलून भी अटैच रहता है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पे बलून को इन्फ्लेट कर देता है। ये सारा प्रोसीजर जो है ये एक्सरे गाइडेड होता है। एक्सरे नहीं, यूएसडी गाइडेड होता है। यूएसडी में हम इसको मॉनिटर करते करते इसको हम ये सारा प्रोसीजर को करेंगे। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज। तो इवनिंग में पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जो लिक्विड डाइट है उसको कम ले, कॉफी, कैफीन और अल्कोहल को अवॉइड करना है। डीकंजस्टेंट एंड एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का यूज को कम करना है। डीकंजस्टेंट का यूज होता है और लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, या एंटीहिस्टामिन जो है ये एलर्जी में ज्यादातर यूज करते हैं, तो इसका यूज को लिमिट करना है क्योंकि इससे सिक्रीशन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ये दोनों टाइप का ड्रग यूज करते हैं, डीकंजस्टेंट और एंटीहिस्टामिन। ये ऑब्स्ट्रक्शन को डीकंजस्टेंट एंड एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जो है ये सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है, तो ये दोनों ड्रग्स को यूज को रिड्यूस करना है। और बाथरूम विजिट्स, मतलब टॉयलेट के लिए टॉयलेट ट्रेनिंग देना है और इसके लिए टाइमिंग बनाने की, हाफ आवर में जाना है या 1 आवर में इसका टाइमिंग सेट करना। उस टाइम में जो पेशेंट है, बीपीएच के जो पेशेंट्स है या ओल्ड एज पेशेंट्स है, उनको आपको लेके जाना है, उनको एडवाइस करना है या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को एडवाइस करना है कि वो सेम टाइम में उनको लेके जाए। एंड पेशेंट को वार्म इन्वायरमेंट में रखना है। कोल्ड इन्वायरमेंट में यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और वार्म इन्वायरमेंट में पेशेंट को रखना है। नेक्स्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले पेशेंट को असेस कर लेंगे, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में मोस्ट कॉमन है पेन,
एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा पेशेंट को। रिस्क फॉर डेफिशिट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट होगा क्योंकि यूरिन आउटपुट जो ये कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन जो है ये कंटिन्यूअस बॉडी से निकलते रहता है, इसकी वजह से रिस्क फॉर डेफिशिट फ्लूइड वॉल्यूम, fear and anxiety, and risk for infection and deficit knowledge. हेल्थ एजुकेशन देंगे रिगार्डिंग डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेंटल और जेनाइटल हाइजीन। जेनाइटल हाइजीन इसलिए जरूरी है ताकि यूटीआई को प्रिवेंट किया जा सके। एंड एडीएल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को के रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन देना है।